हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। एंड चलिए जी, हमारी क्लास चल रही थी वेक्टर स्पेस की क्लास नंबर 3 है। आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली थी फील्ड के बारे में, वेक्टर स्पेस के बारे में अच्छे से समझ लिया था, सब स्पेस के बारे में देख लिया था। और इसी के साथ हमने लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो हमारे वेक्टर स्पेसेस हैं इनके बारे में देखा था। इनकी काफ़ी सारी थ्योरम्स हमने कर ली थी। एंड इसके बाद हमने जो है इनका लीनियर स्पैन बनाना सीखा था, जो जनरेटर्स का सेट होता है। उसके बाद हमने बेसिस की बात की थी और उसके बाद हमने वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस निकालना भी सीखा था। और डायमेंशंस के लिए हमने बेसिकली एक टेबल भी की थी। ठीक है जी, चलिए। और लास्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क था। इसमें बेसिक से आपको आंसर बताना था कि ये जो हमारे गिवन वेक्टर स्पेसेस हैं, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो सिंपल सी बात है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस अगर हम लेके चले जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारा एक सिंगलटन है। सिंगलटन हमने देखा था, सिंगलटन जब एलिमेंट होता है ना, सिंगल एलिमेंट होता है, तो वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है जी। और जीरो एलिमेंट अगर वो कोई आ जाता है तो वो तो डेफिनेटली लीनियर डिपेंडेंट हमारा हो जाएगा। और ये तो बेसिकली यहाँ पर दिख ही रहा है कि ये तो है ही डिपेंडेंट। ठीक है, सो ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको पता ही है कि ओरिजिनली ये हमारे तीन जो है बेसिस होते हैं और ये बेसिकली इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। दैट मीन्स ये भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी, चलिए। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कुछ कुछ थ्योरम्स मान सकते हैं या हम कहेंगे कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं। अगर आपके पास बेसिकली हमारे पास v एंड w, ठीक है जी, ये हमारे पास है बेसिकली। अगर हम डायमेंशन चेक करना चाहे v अपॉन w की, तो ये हमारी हो जाएगी डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक है जी। या फिर मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस इस टाइप से है, मान लीजिए वेक्टर सब स्पेसेस हैं w1 एंड w2। ठीक है, इनके लिए इनके एडिशन की डायमेंशन आप देखना चाहे तो आप बेसिकली क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 करेंगे, माइनस कर देंगे डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2। ठीक है जी। ये बेसिकली हमारे पास सिंपल से फॉर्मूलाज रहते हैं। ये तो था हमारा सिंपल सा, ये आउट ऑफ थ्योरम है, थ्योरम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर आ रही है जी। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, जिसे हम कहेंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम। ये हमारी थ्योरम नंबर 1 है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये हमें कहती है दैट, इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं सबसे पहले। फॉर एवरी, आई सजेस्ट यू कि अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज पहले वाली वीडियोस दो पार्ट्स जो हैं इसके बेसिकली जरूर देख करके आए, तभी हमें टॉपिक क्लियर हो पाएगा। क्योंकि टॉपिक को है ना बेसिकली हम स्टार्टिंग से ही, यानी कि जो हमारा प्रीवियस पोर्शन होता है उसी से कनेक्टेड करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होगा तो उसके लिए कोई ना कोई बेसिस आपका जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है। एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम इट ऑल्सो सेज, एग्जिस्टेंस थ्योरम ये भी कहती है कि अगर आपके जो जनरेटर्स हैं, जो आपके टोटल जनरेटर्स हैं, ठीक है, उन जनरेटर में से आप जो डिपेंडेंट वाले हैं, डिपेंडेंट जो आपके जनरेटर्स हैं, उनको अगर आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इनको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो आपके पास सिंपली बेसिस आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमने प्रीवियसली देख भी लिया कि बेसिस हम क्या निकालते हैं, ऐसे जनरेटर्स जो कि हमारे इंडिपेंडेंट हो, वही हमारे बेसिस होते हैं। दैट मीन्स टोटल जनरेटर्स में से अगर आप डिपेंडेंट वाले रिमूव कर देते हो तो आपके पास जो आपके बेसिस है वो आ जाते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड हम काफी चीजें आगे करेंगे कि कैसे हम डिपेंडेंट वालों को रिमूव करते हैं, लेकिन फिलहाल हम आगे देखते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज पता चल गई कि जो बेसिस होता है, ठीक है, जो बेसिस होता है यही हमारा लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है किसका, वेक्टर स्पेस का। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होता है किसका, हमारे वेक्टर स्पेस का। कौन, हमारा जो बेसिस होता है। ठीक है, बेसिस के अलावा कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उसमें नहीं होता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें नेक्स्ट, कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है दैट फॉर n डायमेंशन, एक n डायमेंशन वाला हमारे पास वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी, यानी कि डायमेंशन अगर देखें वेक्टर स्पेस की तो ये हमारे पास n है। ठीक है, एंड वेक्टर स्पेस हमारा कुछ इस टाइप से जिसके अंदर जो है n+1 एलिमेंट्स है, v2 vn vn+1। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आप बताएं, जिसकी डायमेंशन n है और इसके अंदर जो है टोटल n+1 एलिमेंट्स है।
तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डायमेंशन n है, दैट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जो कि बाकी सबका क्या है, बाकी किसी का भी क्या है जो है डिपेंडेंट है, यानी बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो हमारा क्या होता है, बेसिस ही होता है, और बेसिस की डायमेंशन सी, बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे n है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर n+1 है, दैट मीन्स ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपके पास डायमेंशन होती है n, ठीक है, और n से ज्यादा आपके पास एलिमेंट्स आ चुके हैं, देन आप उसे लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। दैट मीन्स उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि डेफिनेटली क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर डायमेंशन ऑफ जो वेक्टर स्पेस है वो भी n हो एंड एलिमेंट्स भी हमारे वेक्टर स्पेस में n हो, देन हम कह सकते हैं कि वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, सो ये बेसिक से हमारे रिजल्ट्स हैं जो हमें एज इट इज याद करने होते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है बेसिस ऑफ BF इज नॉट यूनिक। ये हमें पता है कि बेसिस कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बट डायमेंशन ऑफ V ऑलवेज यूनिक। ठीक है जी, यानी कि बेसिस तो कैसे भी हो सकते हैं, कुछ हमारे स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, कुछ हमारे बहुत सारे अदर बेसिस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो डायमेंशन होती है बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सेम रहते हैं, तो ये हमारे यूनिक होता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम देखें R³ के बेसिस, तो स्टैंडर्ड बेसिस तो हमारे होते हैं 1,0,0, दूसरा हो जाएगा हमारा 0,1,0, थर्ड हमारा हो जाएगा 0,0,1। ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अदर बेसिस भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी बेसिस होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 3 ही होंगे। ठीक है, यानी कि डायमेंशन ऑफ V जो रहेगी वो ऑलवेज 3 ही रहेगी, 3 ही रहेगी। ठीक है, सो ये चीज हमारे ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, नेक्स्ट हमारी सेकंड थ्योरम आती है जिसे हम बोलते हैं इनवेरिएंट थ्योरम। इनवेरिएंट थ्योरम हमारी क्या कहती है, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF आर सेम। यानी कि कोई एक VF है हमारा, इसी के कोई दो हमारे बेसिस है, एक B1 है, एक B2 है। तो इस B1 के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इस B2 के अंदर जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मान लीजिए इसमें n एलिमेंट्स है, मान लीजिए इसमें m एलिमेंट्स है, तो दोनों इक्वल होते हैं। और अभी अभी हम बात करके आए कि जितने भी बेसिस है, बेसिकली VF के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, यानी कि जो डायमेंशन होती है V की, वो हमेशा ही क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सो ये हमारी इनवेरिएंट थ्योरम है। ये चीज हमने देख ली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक हमारा आता है। कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि भाई कोऑर्डिनेट वेक्टर्स क्या है, किसी वेक्टर स्पेस के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हमें पूछ लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर, इसको हम डिफाइन करते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से। अब कोऑर्डिनेट वेक्टर को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है VF, ठीक है जी, इसके अंदर मान लीजिए एलिमेंट्स है V1 V2 V3 इस टाइप से। ठीक है, सो ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा होगा बेसिस का। ठीक है, इसके बेसिस हमारे पास, ये हमारा बेसिस है। ठीक है, सो बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि जो B हमारा होगा VF, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट अल्फा B1 प्लस बीटा B2 प्लस गामा B3। ठीक है, क्योंकि ये B1 B2 B3 ये जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं, इन्हीं का तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो अल्फा बीटा एंड गामा है, ये हमारे कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेट। ठीक है जी, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, इन्हें हम कहते हैं वेट, और यही हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर यानी लीनियर कॉम्बिनेशन में हम अल्फा बीटा गामा किससे मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा 1,2,3 ये एक एलिमेंट है। ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास बेसिस गिवन है, बेसिस मान लीजिए हमारे पास गिवन है लाइक 1,1,1 इस टाइप से है, और लाइक 1,1,1,0। ठीक है, 1,0,0 मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से बेसिस गिवन है और ये हमारा एलिमेंट है। इसके लिए इस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिकली हमें जो है चेकआउट करना है कि हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या हो जाएगा। तो इसको हम इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जो वेट्स हम यूज करेंगे अल्फा बीटा गामा, वही हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं 1,2,3 को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले कोई अल्फा होगा जिसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,1,1 को, प्लस
कोई बीटा होगा जिससे मल्टीप्लाई पर करना पड़ेगा 1,1,0 को, प्लस कोई गामा होगा जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,0,0 को। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हमने बेसिस का, तभी तो हम हमारा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हैं। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। देखिए आगे करते हैं इसको थोड़ा सा। एग्जाम्पल हमारा कुछ इस टाइप से था 1 2 3, इसको हमने बनाया अल्फा इंटू 1,1,1, क्योंकि बेसिस हमारा गिवन था। ठीक है, प्लस बीटा इंटू 1,1,0 प्लस गामा इंटू ये हो जाता मान लीजिए हमारा 1,0,0। ठीक है, सो ये हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया। अब अल्फा बीटा एंड गामा की जो वैल्यूज है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वेट, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1 हमारा इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। ठीक है, 2 हमारा इक्वल हो जाएगा, अल्फा को 1 से करेंगे, बीटा को 1 से करेंगे और गामा को 0, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एंड 3 हमारा इक्वल टू हो जाएगा ओनली अल्फा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारा आएगा ओके। सो 3 हमारा अल्फा के इक्वल हो गया, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड सिमिलरली गामा की वैल्यू भी हमारे पास -1 आ जाएगी जैसे आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यानी कि हमारे पास अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, -1, तो यही हमारे वेट्स हैं और यही हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर है। ठीक है जी, सो ये हमने देख लिया। अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से हमारा हो जाए क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 2, 3, 4 रिलेटिव टू बेसिस। बेसिस हमारे गिवन है 1, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, सो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसे लिखना है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4 हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, अल्फा इंटू 1, 2, 2 प्लस बीटा इंटू 1, 1, 0 प्लस गामा इंटू 0, 0, 1। ठीक है, सो यहाँ से 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एंड 3 हमारा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा एंड 4 हमारा इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस गामा। ठीक है, सो यहाँ से जैसे ही आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अल्फा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से हमारा और बीटा हमारा 1 हो जाएगा एंड जैसे ही आप गामा के लिए करोगे तो गामा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू आ जाती है 1, 1, 2। सो ये यही हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, सो ये तो आपने निकालना जो है सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कुछ इस टाइप का। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है। मान लीजिए ऐसा आपके पास कुछ इस टाइप से 1, 1, 0, 2, 1, 3। ठीक है जी, दिस बिलोंग्स, ये हमारा है R³ से। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हम इसलिए काफी सारे प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी इनफ जो है प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद भी हमें बहुत सारा पोटेंशियल चाहिए होता है क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चंस अगर हम 1-2 क्वेश्चंस साथ में उसी कॉन्सेप्ट के साथ कर लेते हैं देन हमारी काफी प्रैक्टिस हो जाती है और क्वेश्चन जब भी सामने आए तो हम उसे अच्छे से डील अप कर सकते हैं। सो हमारा एस हमारे पास गिवन है एंड हमें चेक करना है कि स्पैन ऑफ एस कौन सा नहीं है। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा हो जाएगा 0, 0, 0। चेकआउट करना है हमें कि कौन सा हमारे स्पैन एस में नहीं है। ठीक है, 3, 2, 3। स्पैन का मतलब होता है जो हमारे जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिक सी बात है, जनरेटर्स या बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सिंपल सी बात हमें पता चलती है कि बेसिकली जैसे मान लीजिए स्पैन ऑफ एस, एस हमारा जो है बेसिस है, ये जनरेटर है। ठीक है, स्पैन ऑफ एस होता है, स्पैन ऑफ एस होता है जो कि किसी भी जो हमारे जनरेटर है एस, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस को हम स्पैन बोलते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट है जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, तो यही हमें चेक करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं 0, 0, 0 को। ठीक है, सो 0, 0, 0 को हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो 0 इसे हम इवन मान लेते हैं और ये हमारा E2 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू इवन करेंगे प्लस 0 इंटू
E2 करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 0,0 बचेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना लिया इसको, और लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, दैट मीन्स ये हमारा स्पैन है, यानी कि ये आपका स्पैन है। ठीक है, 3,2,3 इसको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्टली आप क्या देखते हैं, 3,2,3 को देखेंगे। अब इसके लिए देखिए, एक तो आपके पास है 1,1,0 और एक आपके पास है 2,1,3। ठीक है, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास बनेगा 3,2,3। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाता है डायरेक्टली ऐड करने से, यानी 1 इंटू प्लस 1 इंटू करके, यानी सिमिलरली हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाता है ये। दैट मीन्स ये भी हमारा एक लीनियर स्पैन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सी, ये हम बात करते हैं 1, 2, 3 इसके लिए। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए अगर हम बात करें तो 1,1,0 एंड नेक्स्ट हमारा है 2,1,3। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हम कितने से मल्टीप्लाई करें, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बना करके देखेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1। एंड नेक्स्टली अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3 बीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। यहाँ से बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और जैसे ही आप बीटा इक्वल्स टू 1 इसमें और इसमें रखेंगे तो अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगे, जो भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा लीनियरली स्पैन नहीं है, लीनियर स्पैन नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा फोर्थ 4/3,1,1। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, जो है नेक्स्ट स्लाइड पर इसे देखते हैं। हमारे पास है 4/3,1,1। ठीक है, सो ये लीनियर स्पैन हमारा है या नहीं, कौन से जनरेटर का बेसिकली हमें दिया हुआ है जनरेटर 1,1,0 एंड हमारे पास गिवन है 2,1,3। ठीक है जी, चलिए सो इनके लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं 1,1,0, इसको किसी अल्फा से मल्टीप्लाई किया एंड बीटा से मल्टीप्लाई किया 2,1,3। अगर अल्फा और बीटा दोनों की सही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स यहाँ पर ये हमारा लीनियर स्पैन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ से हम करते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा हमारा आ जाएगा 4/3 के इक्वल, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा 3 बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ भी जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी हमारा अल्फा इक्वल्स टू 2/3 आएगा। बीटा की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा लीनियर स्पैन हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये बेसिक से मेथड थे कि कैसे हम लीनियर स्पैन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारी चीजें अब तक हमने डिस्कस कर ली है, और अब हम मेन चीज पर जाते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस थ्योरम जो थी। एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमने देखा था, एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो भी आपका रेंज स्पेस है, ठीक है, जो भी आपका रेंज स्पेस है या जो भी आपका जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर्स जो है आपके एस, ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, जैसे V1 V2 सोन अप टू V1 Vn। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारा बेसिस नहीं बनता जब तक हम इसमें से जो हमारे डिपेंडेंट एलिमेंट्स को रिमूव ना कर दें, क्योंकि बेसिस के अंदर सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे वेक्टर्स, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे ये सारे के सारे बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, जनरेटर तो है ही है लेकिन इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, तो ये हमारे बेसिस बन जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमें बेसिस तक जाने के लिए हमें इसमें से डिपेंडेंट वाले जो है ना, डिपेंडेंट वेक्टर्स जो है इन्हें रिमूव करना होगा, ठीक है। इसको रिमूव करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, तो चलिए वो हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए R³ के लिए जनरेटर्स का सेट हमारे पास है 1,0,0, 0,1,0, 0,0,1 और मान लीजिए 1,2,3। मान लीजिए ये हमारे पास बेसिकली R³ का जनरेटर सेट है, लेकिन हमें पता है कि इसके ऑथेंटिक जो जनरेटर्स होते हैं वो तो ये तीन है, ये तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वाला है, तो इसे अगर हम हटा देते हैं देन जो पीछे बचा यही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, इसको इंक्लूड करके तो हमारा बेसिस नहीं बन सकता है ना, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो इसमें से हम -1,2,3 ये एलिमेंट हटा देंगे तो हमारे पास बेसिकली जो हमारा बचेगा ये हमारा हो जाएगा बेसिस। ठीक है, सो ये हमारे पास अब बच जाएगा बेसिस, यानी कि आपने रेंज स्पेस या जनरेटर्स के सेट में से आप जो है डिपेंडेंट जो हमारे वेक्टर्स है उन्हें हटा दें तो हमारे पास सिंपली बेसिस बन जाता है। ठीक है, सो इसके लिए ना आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जनरेटर्स में से लीनियरली डिपेंडेंट को हटाएंगे तो बेसिस बनेगा। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया, जनरेटर माइनस लीनियरली डिपेंडेंट ऐसा लिख देते हैं और ये हमारे पास बच जाएगा बेसिस।
ठीक है, ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूला बन गया। अब इसके लिए आपके पास एक मेथड रहता है जिसे हम कहते हैं एक्लेन फॉर्म मेथड। ठीक है, ये हमारा है मेथड टू रिमूव लीनियरली डिपेंडेंट जनरेटर्स तो है लेकिन कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उन्हें हटाने के लिए हमारे पास मेथड है विच इज एक्लेन फॉर्म मेथड। एक्लेन फॉर्म जो है हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमारा जो चैप्टर उसमें बहुत ही अच्छे से देखा है। एक्लेन फॉर्म में क्या होता है, जो जीरो रोज होती हैं वो नीचे नीचे आती है हमारी। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो बेसिकली हमारे पास इस टाइप से रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, या जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट्स, किसी भी रो का जो लीडिंग एलिमेंट्स है वो हमेशा ही उनका जो स्पेस है वो हमारा जो है बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली आप क्या करेंगे, जितने भी आपके जनरेटर्स या जो भी आपके स्पैन है, ठीक है, उन्हें आप बेसिकली इस टाइप से बैट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे एंड देन उसे एक्लेन फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी आपकी जीरो वाली रोज आ रही है उन्हें आप कैंसिल आउट करते हुए जाएंगे, जितनी भी नॉन जीरो रोज आपकी बचेंगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ हमारे बेसिस यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए हमारे पास स्पैंड है, यानी कि हमारे पास जनरेटर्स है लाइक -3 0,1 1,2,1 एंड 3,0,-1। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट है, इसे ये हमारे पास एक जनरेटर्स है। ठीक है, सो जनरेटर्स के लिए इन्हें हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2 1 3 0 -1। अब इसे एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्लेन फॉर्म का मतलब है जो इसकी रोज है, ठीक है, उन्हें हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। रोज को जीरो बनाना है तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि R3 को कुछ ऐसा कर दें कि R1 प्लस R3 को R1, देखिए यहाँ पर एक चीज हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर R3 में आप बेसिकली R1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम रोज है। ठीक है, अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो -3 0 1 1 2 1 ये तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा 0,0,0 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से हमें पता चल गया कि एक रो तो हो गई आपकी कैंसल। ठीक है, अब आगे कुछ और बनाने की कोशिश करें तो क्या कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और रोज आपकी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी और हम लगाएंगे तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, पूरी की पूरी रो हमारी जीरो नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जितनी हमारी रोज है रो 1 एंड रो 2, ठीक है, यानी 2 रोज हैं तो यानी डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, जनरेटर्स हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है 1, 2, 3 और 2, 1, 3 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट मान लीजिए 3, 3, 6 इस टाइप से गिवन है। तो इसे हम बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 3 1 2 3 एंड 3 3 6। ठीक है जी, चलिए, सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी रो 1 है और रो 3 जो है ये हमारी सेम है, यानी कि आप R3 को कन्वर्ट कर लेंगे, दैट R1 में से हमने R3 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 3 3 एंड 6। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो रो 1 है और रो 2 है उनका एडिशन हम करें तो ये हमारे रो 4 के इक्वल आता है, यानी कि हम क्या करते हैं रो 4 में चेंज करते हैं कि रो 4 में से हम रो 1 और रो 2 का एडिशन जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा 1 2 3 2 1 3, ये तो हमारी ऑलरेडी 0 0 0 है। 2 एंड 1 3 -3 हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 एंड 1 3 -3 ये हमारा 0 हो जाएगा। 3 एंड 3 6 -6 ये भी हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दो रोज को हमने 0 बना दिया। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट रोज बची है सिर्फ और सिर्फ 2। दैट मीन्स इसमें डायमेंशन ऑफ वेक्टर जो है ना, डायमेंशन ऑफ वेक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी हम जो है डायमेंशंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट को हटा करके। ठीक है, और भी हमारे पास मेथड है। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे R4 हमारे पास कुछ इस टाइप से है, x, y, z, t हमारे पास वेरिएबल्स हैं, सॉरी जो हमारे पास वेक्टर्स हैं। इसमें और इक्वेशंस मान लो कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए x + y + z = 0 है, ये कंडीशन दे दी। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डायमेंशन निकालते हैं दैट मीन्स आप जो भी आपके पास टोटल वेरिएबल्स हैं इसमें से जो भी आपकी डिपेंडेंट इक्वेशंस है, डिपेंडेंट इक्वेशंस को आप क्या कर दें, सॉरी
जो आपकी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है उनको हटा दें, तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है हमारे पास और टोटल वेरिएबल है 4, इंडिपेंडेंट इक्वेशन है 1, ये आ गया हमारा 3। दैट मीन्स इसकी जो डायमेंशन है ना वो हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज हमने चेक कर ली है। चलिए इसके बाद हम चेक करते हैं आगे। अब आप देख भी सकते हैं कि एक्चुअल में ये 3 आई क्यों है। यहाँ पर देखिए, एक तो था आपका x, एक था आपका y, एक था z और एक था हमारा t। ठीक है, हमें दिया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हैं, या मान लीजिए y की वैल्यू निकालते हैं, y हमारा हो जाता माइनस एक्स माइनस जेड। तो आप यहाँ से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा x कोमा माइनस एक्स माइनस जेड कोमा जेड कोमा टी। अब इसमें वेरिएबल्स क्या बचे, x जेड एंड टी, सिर्फ 3 वेरिएबल्स बचे। यानी कि जब भी आप जनरेटर्स में कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, जनरेटर्स में जब भी सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक तो x बार आएगा प्लस जेड बार आएगा और प्लस में टी बार आएगा, अंदर जो भी है एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जो भी आपका लीनियरली आप बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास 1 2 और 3 ही तो जनरेटर्स आएंगे। दैट मीन्स इसके लिए जनरेटर हमारे पास क्या हो गए, डायमेंशन उसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, जनरेटर के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब एंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू x। तो इसमें बताइए इसके लिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो क्लियरली आप y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x कोमा z हो जाएगा। अब वेरिएबल सिर्फ 2 बचे। ठीक है, यानी कि जितने आपके पास टोटल वेरिएबल है 3 वेरिएबल है, इनमें से इक्वेशन 1 है तो ये हमने हटा दी तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इक्वेशंस होती है या जो भी हमारी कंडीशंस गिवन है उनको टोटल वेरिएबल्स में से हटा देते हैं तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके पास एक और क्वेश्चन है x1 x2 x3 x4 x5 और इसमें हमारे पास इक्वेशंस है 3x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसके लिए डायमेंशन बताइए। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5, इक्वेशन हमारी पास 1 और डायमेंशन आ जाती है हमारी 4। ठीक है, सो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हैं, w इक्वल्स टू हमारे पास है x1 x2, ये हमारा सॉन अप टू x100 तक है। ठीक है, और इसमें इक्वेशंस हमारी है x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 सॉन अप टू करके x50 तक, ये सारे के सारे इक्वल है। ठीक है, और x51 प्लस x52 और इनका एडिशन है x100 तक और ये हमारे इक्वल्स टू 0 है। सो इसमें देखिए एक तो इक्वेशन आ जाती है आपकी ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 100 है, इसमें से हमें हटाना है टोटल इक्वेशंस। एक तो आपकी इक्वेशन ये हो जाती है, ये तो हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो है ये आपके टोटल हमें चेक करने होते हैं इक्वल के साइन। ठीक है, ये आपके टोटल 49 इक्वेशंस हमारी हो जाएंगी। ठीक है, सो 49 एलिमेंट्स को हम x1 की टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं, यानी x2 को भी आप x1 की टर्म्स में लिख सकते हैं, x3 को भी, सो अप टू x50 तक आप सभी को x1 की टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे x50 तक सारे के सारे आपके x1 बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 49 एलिमेंट्स आपके रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स आपके टोटल 50 इक्वेशंस बन गए, 50 एलिमेंट्स को आप रिमूव कर पाओगे। अब टोटल बचे हमारे पास 50 वेरिएबल्स बचे हैं, यानी डायमेंशन ऑफ वेक्टर हमारी 50 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा मेथड रहता है। चलिए इसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स में चेक करते हैं कुछ हमारी जो स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये हमारी जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे a b और c है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए ये हमारा x1 है तो ये भी हमारा x1 होगा, ये अगर हमारा x2 है तो ये भी हमारा x2 होगा, ये अगर हमारा x3 है तो ये भी हमारा x3 होगा। यानी कि यहाँ पर हाफ एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाफ एलिमेंट से ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से है a b c, डी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ई यहाँ पर, एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर। यानी आप वेरिएबल्स चेक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 वेरिएबल्स हैं। तो आपके पास जो इक्वेशंस बनेगी ना, जैसे मान लीजिए जो जो आपके पास जनरेटर्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे, a इंटू दिस प्लस उसके बाद b इंटू बाकी सारे एलिमेंट्स 0, सिर्फ ये 1 होगा। ठीक है जी,
इसके अलावा सी के लिए आप चेक करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 हो जाएगा। इसके अलावा जब आप डी के लिए करेंगे तो डी के लिए आपका बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, एक तो यहाँ बनाएगा एक यहाँ बनाएगा, ठीक है। यानी कि आपने डी जहां पर आपके दो थे वहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आपका काम में आ गया, ठीक है। इसके अलावा ई के लिए रहेगा, इसके अलावा एफ के लिए रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जनरेटर आपके क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सो ये आपके सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है यही काम आ रहे हैं, नीचे के एलिमेंट्स काम ही नहीं आ रहे। दैट मीन्स जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पर माइनस भी होता, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती और यहाँ पर बीच वाले एलिमेंट्स जीरो होते, तब भी तो यहाँ पर क्या होता है, एबीसी तो हमारा होता ही नहीं क्योंकि ये तो जीरो हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, डी हो जाता, यहाँ पर एक में माइनस हो जाता, यहाँ पर इसके अंदर माइनस हो जाता, यहाँ पर इसमें माइनस हो जाता, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स रहेंगे जनरेटर के अंदर, बेसिस के अंदर, वो तो सेम ही रहेंगे ना, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप चेक करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई n इंटू एन ऑर्डर की, तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, एक तो आपके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स की नंबरिंग हो जाएगी आपकी n इंटू एन है, दैट मीन्स आपके n आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। नीचे वाले एलिमेंट्स तो सिमेट्रिक हैं ऊपर वाले के, तो नीचे वाले एलिमेंट्स तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो इसके लिए फिर इससे ऊपर वाली जो हमारी डायगोनल होगी, ठीक है, ये तो है आपकी प्रिंसिपल डायगोनल, इससे ऊपर वाली डायगोनल में n-1 एलिमेंट्स हो जाएंगे, इससे ऊपर वाली डायगोनल में आपके n-2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते ये आपके पास 1 2 यहाँ तक जाते जाएंगे, लास्ट में आपके कॉर्नर में एक ही एलिमेंट बचेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखना चाहते हैं तो एक तो n हो जाएगा, उसके बाद आपका n-1 हो जाएगा, उसके बाद आपका n-2 हो जाएगा, सॉन अप टू ये जाते जाते टोटल एलिमेंट्स हमारे टोटल वेरिएबल ही आ जाएंगे। टोटल वेरिएबल इनका सम करते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है जी। सो ये हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं किसके अंदर, जो हमारी n इंटू एन ऑर्डर की कोई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर आप बात करें कि आपके पास असिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो आप नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स के नेगेटिव के इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव के इक्वल होंगे तब भी तो क्या है, ये तो आपका बार एक ही बार आएगा ना, जैसे मान लीजिए ई है, ई तो आपका बार एक ही बार आएगा, एक बार यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ई को बाहर तो आप एक ही बार लेकर के आएंगे ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आपके कितने रहेंगे, ये तो आपके क्या रहेंगे, n-1 प्लस n-2 सॉन अप टू 1 तक रहेंगे। तो इसके लिए स्क्यू सिमेट्री के लिए आपका एडिशन हो जाएगा n इंटू n-1/2, ठीक है। सो ये आपके टोटल n-1 नंबर्स का एडिशन हो जाएगा, और कॉन्जिक्यूटिव n-1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, और ये हमारा n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एडिशन हो जाता है, ठीक है जी। तो इसके लिए आप ऑल ओवर ट्रिक बनाना चाहिए ना, तो ऑल ओवर ट्रिक भी आप बना सकते हैं। एक टेबल फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास n इंटू एन ऑर्डर की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हमारी हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1/2, और n इंटू एन ऑर्डर की हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी n इंटू n-1/2, ठीक है जी। ये चीज हमें क्लियर है। अब इक्वेशंस वाले फंडा में हम अगर जाएं, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। एक हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ ऐसा, मान लीजिए हमें जो है 10/10 की इक्वेशन गिवन है, और हमें ये बोल दिया गया दैट all your aij, for all aij is equal to 0 if I is even। मान लीजिए i आपका इवन है तो आपका aij जो है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। देन डायमेंशन ऑफ w हमें बताना है, w मान लीजिए ये है, ठीक है, 10/10 की मैट्रिसेस है, और इसमें जो भी आपके जहां पर भी आपका i इवन हो जाएगा ना, वहां पर आपकी डायमेंशन ऑफ
सॉरी जो आपका एलिमेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें डायमेंशन ऑफ W कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चेक करें। मान लीजिए आपका ये हो जाएगा 1n, फिर यहाँ पर जो है 2n, ठीक है, यानी 1n वाली बचेगी, यानी 1 1 1 2 1 2 A13 सोन अप टू A1n वाली सीरीज होगी। ये हमारी 2n वाली सीरीज चलेगी, ये हमारी A3n वाली सीरीज चलेगी। सोन अप चलते चलते ये हमारी A10n वाली सीरीज यहाँ पर चलेगी। तो इसमें आप टोटल देखें, आई हमारा जो है इवन कब कब है, आई हमारा एक तो A2n में है, एक ए हमारा 4n में है, ए हमारा 6n, ए हमारा 8n, ए हमारा 10n, ठीक है। यानी कि ये पूरी की पूरी सीरीज है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आई हमारा जो है 2 है यानी इवन है। इसी टाइप से 4 वाला में 0 हो जाएंगे, इसी टाइप से 10 वाले में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। यानी कि अगर आप चेक करें तो ये पूरी की पूरी जो रो होगी, ये पूरी की पूरी रो में सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होंगे, क्योंकि सभी के लिए आई हमारा जो है इवन रहेगा। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस नहीं माने वेरिएबल्स माने, टोटल वेरिएबल्स हमारे पास 100 है, और इन 100 में से 50 जो है हमारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास टोटल वेरिएबल्स बचेंगे 50। सो ये हमारी डायमेंशन ऑफ W हमारी सिर्फ और सिर्फ 50 हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम चेक करें कि आपके पास नॉर्मली जनरली कोई मैट्रिक्स गिवन है 10x10 की, और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स का एडिशन जो है 0 हो गया। मान लीजिए A11 प्लस A12 सोन अप टू प्लस A1n इक्वल्स टू 0 हो गया। मान लीजिए कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि 10x10 की मैट्रिक्स है और सिर्फ एक रो के सारे एलिमेंट्स का एडिशन जो है ना वो आपका 0 है, ठीक है। अगर ये 0 है तो आपके पास टोटल वेरिएबल तो क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसमें से जो इक्वेशंस बनती है, कितनी इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से आप एक एलिमेंट को, सिर्फ एक एलिमेंट्स को आप किसी दूसरे की टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, बस आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल वेरिएबल्स में से आपकी जो इक्वेशन है 1 ये हमने हटा दी, तो हमारे पास टोटल 99 हमारे वेरिएबल्स बच जाएंगे। तो इसके लिए अगर हम पर्टिकुलर टेबल बनाना चाहें, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट। अगर हमारे पास गिवन है दैट सम ऑफ एनी रो इज 0, किसी एक रो के एलिमेंट्स का सम जो है 0 है, दैट मीन्स डायमेंशन हम यहाँ लिखेंगे। डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हमने लिखनी है m इंटू एन मैट्रिक्स के लिए, और यहाँ पर हमने डायमेंशन लिखनी है n इंटू एन मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। सो अगर किसी एक रो के एलिमेंट्स 0 है, ठीक है, तो इक्वेशन हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी। दैट मीन्स टोटल m इंटू एन में से हम 1 घटा देंगे, और यहाँ पर हम n स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा अगर हम बात करें, अगर हमें बोल दिया जाए कि सम ऑफ ईच रो, यानी कि सारी की सारी रोज जो है, सम ऑफ ईच रो, इनकी जो है बेसिकली सभी का सम जो है हमारा 0 है। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशंस कितनी बन जाएंगी, जितनी हमारे पास रोज है, और रोज हमारे पास क्या है, m रोज है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हो जाएंगे m इंटू एन, इनमें से इक्वेशंस हमारी हो जाएगी m, तो डायमेंशन हो जाएगी हमारी mn माइनस m। यहाँ पर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर टोटल माइनस n हमारी रोज हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड, अगर हमें ये बोल दिया जाए दैट सम ऑफ एनी कॉलम इज 0, किसी कॉलम का सम 0 है, दैट मीन्स m इंटू एन टोटल हो जाएंगे, और इसमें से एक कॉलम है तो -1 कर देंगे हम, ठीक है। अगर हमें बोल दिया गया, यहाँ पर भी हम n स्क्वायर -1 कर देंगे। अगर हमें बोल दिया गया दैट सम ऑफ ईच कॉलम, सभी कॉलम्स का सम 0 है, दैट मीन्स हमें समझ में आ जाएगा कि m इंटू एन तो क्या है, -n घटाएंगे, क्योंकि n हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी, और यहाँ पर भी n स्क्वायर -n कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास मान लीजिए 0 मैट्रिक्स हैं, तो आपके डायमेंशन 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो तो खुद क्या होती है, लिनियरली डिपेंडेंट होती है, तो कुछ बेसिस वगैरह होंगे ही नहीं, तो डायमेंशन कहाँ से आएगी, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम रहते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगी, और ये m इंटू एन ऑर्डर के लिए तो होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, ठीक है, और डायमेंशन इसकी 1 हो जाएगी। इसी टाइप से अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तो टोटल n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर n इंटू एन ऑर्डर की होती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सो डायमेंशन इसकी n हो जाएगी।
इसके बाद अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करना चाहते हैं, अपर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे, ऊपर के एलिमेंट्स भी होंगे, नीचे के एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर वो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। इसी के साथ लोअर ट्रायंगुलर में देखें तो सिर्फ डायगोनल होते हैं और नीचे के एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक सा आपका मेथड है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सो ये हमारा था जी वेक्टर स्पेसेस। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है कि कई बार हमारा क्या होता है, थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए हमने देखा कि जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में से आप जितनी आपकी इक्वेशंस है वो हटा दें तो आपके पास डायमेंशन ऑफ v आ जाता है। लेकिन कई बार वो हमें क्या करते हैं कि जितने वेरिएबल्स है उतनी ही इक्वेशंस दे देता है, तो क्या हम उसके केस में जो हमारी डायमेंशन है वो क्या हमारी 0 हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं, ये हमारा होता है, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से है कि v हमारा है x, y, z, और इसके लिए मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वेशंस दे दी गई। 3 इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से है दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अब 3 इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे 3 है, तो 3 में से 3 हमने कैंसिल कर दिया तो हमारा तो भाई आंसर तो 0 आ जाएगा, तो डायमेंशन तो हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि आपको चेक करने जो हमारी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस है वो चेक करनी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लीजिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये एक इक्वेशन दे दी, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई। अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। दैट मीन्स ये हमारी डिपेंडेंट इक्वेशन है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। दैट मीन्स हम वेरिएबल हमारे 3 हैं, इनमें से इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को हटाएंगे तब हमारे पास एक हमारी इसकी डिमेंशन आ जाएगी। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, बाकी ऐसा रेयर केस होता है ऐसा कुछ एग्जाम्पल आने का, तो वहां पर आप इक्वेशंस को चेक कर ले कि कहीं कोई डिपेंडेंट इक्वेशन तो वहां पर नहीं दे रखी है क्या। ठीक है, सो चलिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर स्पेस हमने काफी अच्छे से और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। काफी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें काफी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने काफी अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिना कुछ भी छोड़े हुए बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, और उसमें हम जो है ग्रुप थ्योरी एंड जो हमारा वेक्टर स्पेसेस है इन्हीं की प्रॉपर्टीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सो थोड़ा सा आप टॉपिक को वापस से रिवाइज कर ले, वेक्टर स्पेसेस की फर्स्ट वीडियो जो है उसको देखने से पहले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को आप लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्योंकि काम हम कर रहे हैं तो हमारी जो पर्टिकुलर काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। सो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा देन हम जो है इस पर आगे काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।